शहबाज शरीफ जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जितना हुदैबिया पेपर मिल इन्वेस्टिगेट हुआ है, उतना अगर न्यासी सर्विसेज इन्वेस्टिगेट होती तो आज इमरान साहब जेल में होते। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ सैयद समर अब्बास। हुकूमत ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक तो लिया है, लेकिन साथ ही साथ उनके खिलाफ एक नया महाज भी खोल दिया है और वो है हुदैबिया पेपर मिल्स केस की दोबारा से तहकीकात हुकूमत करने जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालने के लिए नैब की तरफ से वजारत दाखिला को दरखास्त भी मौसूल हो चुकी है। कल इस पर फैसला होगा और फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि नए हकायक इस केस में मिले हैं, इसलिए असर नो तहकीकात हुदैबिया पेपर मिल्स केस की जाएंगी। उन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने इस मामले पर कोताही बरती। क्या हुकूमत ऐसा करेगी? और साथ ही साथ नाज़रीन, हम आज के शो में जो स्टूडेंट्स का मामला है वो फिर से डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। आगे चल के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर ओन अब्बास साहब, अली परवेज़ मलिक साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। आज इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़े कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि जब तक ज़िंदा हूँ इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़ उन्होंने बड़ा वाज़े किया कि ये बाहर नहीं जा रहे बल्कि ये भागना चाह रहे हैं। सर अमीन वाला प्राइम मिनिस्टर को सुन लें, वो इस बारे में क्या कह रहे थे। शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ये एक केस है। 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 700 अरब रुपए का, ये सिर्फ एक केस है। तो मैं गवर्नमेंट में हूं या ना हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। जी, शेख रशीद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब, दरखास्त आपको मौसूल होगी नैब की, क्या करने जा रहे हैं? कब तक नाम शहबाज शरीफ साहब का ECL पर शामिल कर लिया जाएगा? देखें, मौसूल आज हो गई है दरखास्त। लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलकर फैसला करती है, दोनों मिनिस्टर, और दोनों मिनिस्टर कल मीटिंग होगी इसकी, और जो फैसला होगा वो फिर कैबिनेट में भेजा जाता है और कैबिनेट इसकी अप्रूवल देती है, उसको पास करे या मुस्तरद करे। फाइनल फैसला जो है कैबिनेट का है, और जो भी फैसला होगा ये कल जो है लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री बैठकर फैसला करेगी। शाम को तारीख से पहले पहले इसका फैसला जो है कैबिनेट को भेज देंगे। शेख साहब ये बताएं कि पॉलिसी क्या है? हर सूरत में रोकना है शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने से? पॉलिसी तो जाहिर है सुबह देखेंगे कि नैब ने क्या इल्जाम लगाए हैं और क्या उसकी मुहरकात हैं, उस पर दोनों मिनिस्टर फैसला करेंगे। लेकिन सर, प्राइम मिनिस्टर तो ये फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा नहीं रहे बल्कि भाग रहे हैं, तो क्या फिर हर सूरत में रोका जाएगा उन्हें? PM साहब कह सकते हैं, मैंने अपनी लीगल पोजीशन आपको क्लियर कर दी, आप मेरे मुंह में नहीं जुमला डाल सकते। अच्छा शेख साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को बतौर मुतबादल देख के थोड़ा घबरा गई है? चूँकि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पोजीशन किया है, वो आजकल एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो जिनके पसंदीदा आजकल आपकी हुकूमत है, कहीं उनके पसंदीदा शहबाज शरीफ साहब तो नहीं हो गए? कोई थ्रेटन तो नहीं फील कर रहे हैं? थ्रेटन किसी से फील नहीं कर रहे, कोई किसी से थ्रेटन नहीं फील कर रहे। अच्छा, चले, किसी से नहीं फील कर रहे। फाइनली भी बता दें PDM का कि शहबाज साहब जो है वो राब्ते भी कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब उनका रब्ता हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी उनके रब्ते हो रहे हैं। PDM की दोबारा बहाली की भी कुछ चीज़ें लग रही हैं कि ईद के बाद शायद वो भी बहाल हो जाए, तो ये भी एक खतरा आपके लिए बन सकता है फिर से? कुछ PDM पिछले साल से एक्टिवेट है, PDM के एक्टिवेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ठीक होगा। और PDM तो 30 दिसंबर को लास्ट डेट कह रही थी और अब मई खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो PDM अपोजिशन पार्टियां ऐसी बातें करते रहती हैं, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, बड़े कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी नहीं होने वाला। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक दरखास्त मौसूल हो चुकी है, कल शाम तक इसका मिनिस्ट्री फैसला कर लेंगी और फिर ये कैबिनेट के पास जाएगा, कैबिनेट इसकी हतमी मंजूरी देगी और शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डाल दिया जाएगा। राजा आमिर अब्बास साहब, प्राइम मिनिस्टर को तो ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भाग रहे हैं मुल्क से, और इसलिए हम देख रहे हैं कि उनके बाहर जाने के मामले को लेकर एकदम से हुकूमत बड़ी एक्टिव हो गई है। हुदैबिया वाले मामले पर भी ये मामला डेड पड़ा था प्रैक्टिकली 2017 के बाद। अब फिर से वो कह रहे हैं नए शवाहिद आ गए हैं, हम फिर ये केस दोबारा से तहकीकात इसकी ओपन करें। क्या लग रहा है आपको? नैब, अगर टेक्निकली देखा जाए तो नैब के पास अब ये मामला था, तहकीकात हुई, क्वाश हो गया, फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ से भी ये दोबारा तहकीकात नहीं खुल सकी।
अब क्या नैब दोबारा इसकी तहकीकात कर सकता है, ये FIA के फोरम से इसकी तहकीकात हो सकती है? देखिए, अभी आपने कहा कि PM साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि जी वो भाग रहे हैं। असल में PM साहब जो हैं वो एक ठोकर खा चुके हैं, वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि पहले जब नवाज शरीफ पैलेट्स का बहाना करके वो मुल्क से चले गए और उसके बाद ना वो किसी हॉस्पिटल में गए, ना उन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराई, तो इस वजह से ही इज़ बीइंग वेरी कॉशियस। और उनको समझ आ रही है कि ये जो शहबाज शरीफ है, चूँकि ये भाई भी उन्हीं के हैं, और जो फैमिली ट्रेंड हम देखते हैं कि इनके बेटे सलमान शहबाज भी मफरूर हैं, इनके दामाद भी मफरूर हैं, इसहाक डार भी मफरूर है, इनके भाई भी जो कि सज़ा याफ्ता हैं वो भी मफरूर है। तो ये चीज़ें जब सामने आती हैं, और शहबाज शरीफ जिसने एक वो 50 रुपये का एफिडेविट दिया था और गारंटर बना था नवाज शरीफ का कि मैं उसका जामिन हूँ, मैं उसे वापस लाऊंगा, लेकिन वो लाने में नाकाम हुआ और कोर्ट्स ने ये पूछने के बजाय उन्हें ये रिलीफ दे दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हुदैबिया क्योंकि डेड पड़ा था, हुदैबिया में अगर आप देखें तो हुदैबिया 2000 में ये एक नैब ने रेफरेंस फाइल किया था। ये रेफरेंस जब फाइल हुआ था तो ये करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का था, क्योंकि उस वक्त हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन नहीं थे। मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन आते हैं 2007-2010 में। जब ये आते हैं तो मौजूदा हुकूमत के दौर में, जब रमज़ान शुगर और चौधरी शुगर मिल में वो मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिसमें करोड़ों रुपए की टीटीज जोन सी थी जो यहाँ से हुंडी हवाले से बाहर जाते थे, फिर वहाँ से वो पैसा वापस आता था जो इनके मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ या कोई पापड़ वाले के नाम पे, और फिर अल्टीमेटली पूरी फैमिली के हर फर्द के अकाउंट में जाके पार्क होता था। तो उस दौरान उन्हें पता चला कि जनाब ये जो ट्रेंड है ये इंटरकनेक्टेड है। आपको याद होगा कि वो काजी फैमिली थी, एक काजी फैमिली का भी यही ट्रेंड था और ये उसके साथ था। वही चीज़ ये अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँच रही है। तो अब चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो जुरिस्डिक्शन है, ये जो इख्तियार है, वो FIA को भी है पैरेलल नैब के। तो FIA अगर इसकी तफ्तीश करती है तो इसमें कोई कानूनी सफम नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ है कि अगर कोई जुर्म होता है तो वो कभी टाइम बार्ड नहीं होता और वो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इस पे अली परवेज मलिक साहब, ये तो पॉलिसी बड़ी क्लियर सामने आ गई है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से हर सूरत में रोकना ही रोकना है, और ये बाहर जाने का मामला शहबाज साहब को महंगा नहीं पड़ गया कि अब ये हुदैबिया भी खुल रहा है, बाकी चीज़ें भी उनके खिलाफ ओपन हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर मियाँ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मुझे यकीन माने, मुझे जो असली तकलीफ़ आज आपका इंट्रोडक्शन और आज तक जो बहस हुई है ना, जो असली तकलीफ़ हो रही थी वो ये है कि आज के जो हुक्मरान हैं उनका कितना जहनी दिवालियापन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। देखें आज दुनिया के अंदर, हमारे ख़ित्ते के अंदर क्या सूरत हाल है। फ़लस्तीन की तस्वीरें जो हमारे सामने आ रही हैं कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हम उन सारी चीज़ों को छोड़ के, हम इस चीज़ को छोड़ के साल से कश्मीर की क्या सूरत हाल है, हमने तो उसका सफ़ीर बनना था, हमने तो ट्विटर से आगे और मेरे ख्याल से मोमबत्तियां जलाने के अलावा प्रैक्टिकली वहां पे क्या सवाल किए। आज तो यहां पे इस किस्म की खबरें आ रही हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कि 370 को जो रिवोक किया गया था वो हमारी मशावरत के साथ किया गया था। इसके साथ साथ जिस किस्म की कोरोना की वजह से तकलीफ हमें नजर आ रही है कि इन नालायकों ने यहां पे टाइमली वैक्सीन का तकरीबन ऑर्डर नहीं किया, इन सारी चीजों को छोड़ के हमारी आज वजीर आजम साहब की प्रायोरिटी क्या है? खास तौर पे उस वक्त जब वो OIC के सरबराह को मिलकर सऊदी अरेबिया से होके आ रहे हैं, वो कौम को यकजा करने के बजाय उनकी प्रायोरिटीज ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। उनकी प्रायोरिटीज ये हैं कि मैं 20 साल पुराना हुदैबिया का रेफरेंस खोलूंगा जो लाहौर हाई कोर्ट में क्वाश हो चुका हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में क्वाश हो चुका हुआ है। उनकी प्रायोरिटी ये है कि मैंने किस आज अपने मुखालिफ के ऊपर हीरोइन डालनी है ताकि मैं उसकी जुबान बंदी कर सकूं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही तकलीफ दे एक मरला है जहां के ऊपर आज के हुक्मरान हमें लेके आ गए। पर मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा, ये बादशाहत नहीं है, उन्होंने तो पहले भी अपनी बड़ी ख्वाहिशात का इजहार किया है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे अदालतें आजाद हैं, उन्होंने पहले जी
वो ये फरमा रहे हैं कि जितनी समर करप्शन भाई। शहबाज शरीफ साहब ने की है, 7 अरब की उनकी करप्शन है, पूरे पाकिस्तान के सारे कैदियों को इकट्ठा कर लिया जाए, उनकी करप्शन एक तरफ, शहबाज शरीफ साहब की करप्शन का हजम जो है वो एक तरफ उनसे ज्यादा है, उस पर भारी है। समर भाई, मैं आपसे मोदबाना गुजारिश करूंगा, वजीर आजम साहब तो बोलते पहले हैं सोचते बाद में हैं। आप माशाल्लाह एक इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। ये जो अभी जो फैसला आया है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत दी गई है, आप वो जरा वो पढ़ लेंगे, राजा साहब ने यकीनन पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जी वहां पे हमें कोई भी किकबैक शहबाज शरीफ साहब के साथ कनेक्ट होती हुई नजर नहीं आई। उसमें लिखा कि जी हमें तो नैब की इतनी नालायकी नजर आई कि हमें लगता है उन्होंने ये भी तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि उनकी आमदनी है कि क्या तरीकेकार है या आमदनियां कहां से आती है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि एक भी शहबाज शरीफ साहब के साथ कनेक्ट नहीं कर सके। तो ये कोर्ट से तो शहबाज शरीफ साहब बरी नहीं हुए वहां पे, अभी तो केस चल रहा है वहां पे। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये टेंटेटिव असेसमेंट है, ट्रायल आगे चलना है। पर जो आज हमारे सामने चीज आई है, कम से कम उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट तो दे देना। अगला वो शख्स है जिसने पंजाब की बेपनाह खिदमत की है, जाके केपीके की शक्ल देख लें और पंजाब की शक्ल देख लें, और आज वसीम अकरम प्लस के साथ जो पंजाब की सूरत हाल है आके देख लें, उनका पुराना कंडक्ट देख लें। उन्होंने जब कोरोना से पहले क्या उनके ऊपर कोई बंदिश थी कि वो यहां पे वापस आते? खुद आए ना, यहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आगे बजट का सेशन होने जा रहा है, उनके इस टर्म के अंदर जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है आधी से ज्यादा तो इन्होंने उनको जेल में बंद कर रखा हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट किसी इंसान को उसके कॉन्डक्ट की वजह से भी दे दे, मेरी सिर्फ ये मोदबाना गुजारिश है। और चार्जशीट जजों का ना करें, यकीनन जजों को फवाद चौधरी साहब से और शहजाद अकबर से ज्यादा ही मालूम होगा कि उन्होंने ये रिलीफ दी थी। ठीक है, सेनेटर ओनवाज साहब, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा ने सारे मामले को एक और डिफरेंट रंग दिया है। वो सारे मामले को जोड़ रही हैं सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर के दौरे के साथ। जरा उनका क्या मौक़िफ़ है आपको सुना दे, तो फिर आपका इस पे लेते हैं पॉइंट। सुनाइए। साफ पानी, गंदा नाला, आशियाना, 56 कंपनियां, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिट के पैसे, जलजिले के पैसे खा गए शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद आमदन से ज्यादा असासे बना लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर। ये वो केसेस हैं जो 2.5 साल से कागज लहरा के खाके बना कर दिखाए गए कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की है। जब इनके अंदर एक धेले की करप्शन नहीं मिली, कमीशन नहीं मिला, किकबैक नहीं मिला, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई एविडेंस नहीं मिला, और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसके बाद नौबत ये आई कि 1992 के केस को दोबारा खोलने की नौबत आई। वो इसलिए नौबत आई क्योंकि आज अगर कल ये ट्वीट ना होता तो अवाम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से ज़कात और फितराना लेकर आए हैं, कौम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से चावल की बोरियां लेकर आए हैं। अच्छा, ये सेनेटर ओनवाज साहब, सवाल जो मरियम औरंगजेब साहबा कर रही है, मेरा भी उसी से एक जुड़ा सवाल है कि 55 वॉल्यूम्स का लेके शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कहा जाता है कि ये ओपन एंड शट केस, अब शहबाज शरीफ साहब बच ही नहीं सकते। लेकिन क्या वजह है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जाके ये चीज़ें सारी उन पर प्रूव नहीं हो पाती? अब तक ये मामला चलता जा रहा है। ये कब जाके उनकी कन्विक्शन होगी, कब जाके पैसा रिकवर होगा? ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर। आप लोग जो दावे करते हैं वो साबित क्यों नहीं कर पाते जाके अदालतों के अंदर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह अली मलिक साहब ने जज्बाती खिताब किया और आपके सवालों के जवाब अलबत्ता वो नहीं दे पाए कि 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख रुपए की टीटी शहबाज शरीफ ने कौन से किक बैक और करप्शन के केस में या MNA MPS के टिकटों के बदले में वसूल की, उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपको आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात, जो लाहौर हाई कोर्ट में केस जब उनको बेल मिली थी तो बेल का मकसद बेगुनाह नहीं होना। आपको शायद ये पता होगा कि 80 के करीब इस टोटल गवाहान इसमें मौजूद हैं। 14 मुल्ज़िमान इस केस में हैं पड़े, जो कि केस को चलते तकरीबन 1 साल हो गया और इसको तकरीबन 1.5 से 2 साल और लगेगा। देखिए, हमारा काम या नैब या FIA का काम, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, वो होता है कि चोर पकड़ के अदालत के हवाले करना और उसको प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट हो रहा है और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो 7 पहले गवाहान थे जिनके अकाउंट से TTs रूट होके नुसरत शहबाज साहिबा, तमीना दुरानी, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, अली इमरान और बाकी जितने लोगों थे उनके अकाउंट में आए थे, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। उसमें एक शख्स जो मंजूर पापड़ वाले की जो बात कर रहे हैं, उसने तो ये लिख के दिया कि मैं तो जिंदगी में आज से पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, मेरे अकाउंट से ये जो $1,80,000 जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आपको कोई भी नून लीग वाला दोस्त इस तरह के जवाब देते कभी नहीं आएगा। ये बात घुमा फिरा के उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि अब केस जब चलेगा और इसके फर्दर आपको जब मुज़म्मरात आगे नजर आते चले आएंगे तो ये चीजों को फिर एक्सप्लेन करेंगे। जहां तक हुदैबिया की बात कर रहा हूं, भाई शायद ये एक्सप्लेन करना भूल गए कि 20 साल पुराना केस हो या 40 साल, अगर किसी केस में कोई चार्ज ना हुआ हो
या एक्विटल या एक्यूज ना हुआ, वो केस किसी टाइम भी खोला जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फाउंड एविडेंस। अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हमारी इस वक्त सर वो पाकिस्तान मैं जानना चाह रहा हूँ कि नया एविडेंस किस तरह का गवर्नमेंट के हाथ लगा है जिस पे दोबारा से असर शुरू की जा रही है? सबसे बड़ा तो एविडेंस यही मेरे ख्याल में बन चुका है कि इनकी जो फैमिली के अकाउंट्स में जो ये 7 फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में 350 जो टीटी आई हैं और 3.5 अरब के अमाउंट्स जो इनके अकाउंट्स में ये एग्जैक्टली कोरिलेट करते हैं कि बाकी फैमिली मेंबर से। लेकिन वो तो केस अलग है, वो तो रमजान शुक्र मिल का है। ये हुदैबिया वाले में क्या नए शवाहिद मिले? हुदैबिया आपको बताता रहा हूँ, हुदैबिया पेपर मिल में जो मेनली था, जो काजी फैमिली का था, उसमें भी फॉरेन टीटियां इन्वॉल्व थी। एग्जैक्टली यही काम किया गया था कि यहाँ पाकिस्तान से टीटियां लगा के उनके अकाउंट में पैसे रखवा के उसके अगेंस्ट लोन लिया गया कोलैटरल के तौर पे। उस लोन को हुदैबिया पेपर मिल एज अ स्टेक या अपना स्टेक होल्डर के लिए शेयर्स परचेज किए गए। तो बेसिकली एक तो ये रिलेट करता है, लेकिन क्योंकि मैं FIA को यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहा, ये उनको पता होगा। आप बयान कर रहे हैं ये सारे हुदैबिया का हिस्सा थे। मैं नई चीज जानना चाह रहा हूँ, जो नए शवाहिद की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब की, अब नए शवाहिद आता है दोबारा से इसकी तहकीकात सुननी चाहिए। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है उसमें नया एविडेंस, लेकिन एक चीज एविडेंस जरूर है कि उस केस का फैसला कभी हुआ ही नहीं था। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, अगर आप गौर से पढ़ लें सर, वो एक टाइम बार किया गया था, टाइम बार। और नंबर 2 नैब के चेयरमैन ने जो वो एप्लीकेशन लिखी थी उसमें सिग्नेचर करना भूल गए थे, जिसपे हम कमेंट नहीं करते। तो ये दो इश्यूज की वजह से वो बच नहीं सकते। एक चीज और क्लियर कर दूं, मरियम बीबी जो बार बार ये कह रही है ना, मरियम औरंगजेब साहिबा फितराने के वाले से, लेट मी क्लैरिफाई टू यू, ये किंग सलमान रिलीफ फाउंडेशन पिछले पाकिस्तान में पिछले 8 साल से काम कर रहा है, और ये पहला साल नहीं है कि वो फितराने और ज़कात लेके आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का उस दौले से कोई ताल्लुक नहीं। बीइंग अ बैतुल माल MD, हम 7 साल से तो उनको देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और KPK साउथ KPK में वो ऑलरेडी इस तरह के प्रोग्राम करते रहे, और इनकी गवर्नमेंट में भी वो इस तरह के राशन के बैग्स बांटते रह गए। सो उसको उससे रिलेट ना करें, अपने एहतसाब का जवाब दें। आपने जो पैसे बहरहाल ये जो रिलीफ की आप बात करते हैं, ज्यादा आप कहते हैं कि गुर्बत ज्यादा सिंध में है, तबाही ज्यादा सिंध के अंदर है, तो वहां भी वो भी पाकिस्तानी है, वहां के लिए कोई रिलीफ नहीं है? ये पर्टिकुलरली पंजाब और सूबों के शहरी के लिए आ रहा है, जहां आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा खुशहाली पिछले 5 साल में आई है। समर साहब, किंग सलमान ने पिछले साल ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि मैं उसको खुद मॉनिटर कर रहा था। इस साल वो साउथ KPK और पंजाब की तरफ आ गए थे। ठीक है, अच्छा आमिर अब्बास साहब, ये जो टाइम बार वाली बात हो रही है हुदैबिया पेपर मिल्स केस की, इसी वजह से वो बंद भी हो गया था, नहीं मजीद उसको ओपन किया जा सका था। अब ये जो बात कर रहे हैं, हमारे पास नए शवाहिद हैं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में लिखा कि अब हमारे पास अब कुछ नए हकायक सामने आए हैं इस मुकदमे में, तो इसलिए अब इसकी नई तफ्तीश इसकी होनी है। अब तफ्तीश होना, नया रेफरेंस लेके आना, इन चीज़ों में ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें क्या फ़र्क है, क्या होगा, करेंगे क्या इसको, और अदालत के पास अगर कोई नई चीज़ नहीं लेके जाते तो फिर इसका स्टेटस क्या होगा, हाल इसका? हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और रेलेवेंट भी है वो इस तरीके से, क्योंकि आपको ज़हन में रखना होगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब 2000 में ये रेफरेंस आया नैब की तरफ से, और उस वक्त उन्होंने करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का इस पे एलिगेशन लगाया। ऑल्दो अगर आपको याद हो कि इस केस की जो इनिशियल इंक्वायरी थी या इन्वेस्टिगेशन थी वो FIA ने की, और उस वक्त FIA में रहमान मलिक साहब मेरे ख्याल असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये शुरू किया था केस और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए थे। उसके बाद जब ये केस चला तो 2001 में जैसे ही केस ने कोर्ट में शुरू हुआ तो मुशर्रफ साहब ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली को डील करके बैरून मुल्क भेज दिया। जब एक मुल्जिमान बैरून मुल्क चले जाते हैं तो फिर लॉ ये है कि उनकी एब्सेंस में केस नहीं चल पाता, वो रुक जाता है। 2007 में जब ये वापस आते हैं, NRO हो जाता है, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो इस केस को चलाया ही नहीं जाता। आपस में इनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी। अब हमारे कानून में ये लिखा हुआ है, आइन में भी है, कि एक होती है डबल जेपर्टी और एक होता है कि नोबडी शुड बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, या नोबडी कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। अब ट्राइड का मतलब होता है कि ट्रायल होना। ट्रायल किस चीज को कहते हैं? ट्रायल कहते हैं गवाहान आएंगे, गवाह बयान देगा और फिर उस गवाहान की शहादत की रोशनी में अदालत फैसला करेगी। लेकिन इस केस में ना गवाहान आए, ना कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में 2013 में दरखास्त लगा दी जाती है कि इसको क्वाश कर दिया जाए, और जब वो क्वाश हो जाता है, एक जज का एक फैसला आ गया, दूसरे का दूसरा, रेफरी जज ने दिया, और फिर ये एक बड़ा लोगों को बताया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वाश किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब कमर जमान कायरा ने आके पनामा में इनकार किया तो फिर उसके बाद मजबूरन नैब ने रिव्यू फाइल किया, तो नैब का जो रिव्यू था
उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया कि जनाब रिव्यू में स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन सर, आपका ये रिव्यू डिसमिस हो रहा है। बता दें कि अभी भी जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, जो इस्तगासा के जो गवाह हैं, जिनमें एक ज़रा इसमें एक कन्फेशन स्टेटमेंट है इसहाक डार साहब का, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। जो काजी फैमिली है वो मुल्क से बाहर बैठी हुई है। बाकी जो गवाहान हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, अमेरिका में है, लंदन में है, जावेद कियानी साहब। तो ये कैसे इसकी होंगी, हाँ जी, कैसे आगे बढ़ेगा केस? पॉसिबल है ये? अब इसमें जो गवाहान है उसमें एक तो काजी फैमिली है, उन्होंने पहले भी इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन चूंकि कमर जमान चौधरी नैब का चेयरमैन था, वो उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि जनाब ये इसहाक डार हमारे पास आया था तालीम के लिए, उसके बाद हमारे पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह को मिसयूज करके इसने जेली अकाउंट्स बनाए, वो तो है हाजिर है। अब दूसरा गवाह जो इंपॉर्टेंट है वो है इसहाक डार। इसहाक डार 2000 गालिबन 7 या 8 की बात है कि वो रिट्रैक्ट कर गया था। उसने कहा था कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये दबाव में ली गई। तो लॉ ये कहता है कि जब एक गवाह जिसको अप्रूवर बनाया गया हो नैब के कवानीन में, उसको ये फैसिलिटी दी गई हो कि तुम वादा माफ हो, जब वो अपने बयान से मुनहरफ हो जाता है फिर वो गवाह की हैसियत से हट जाता है और मुल्जिम बन जाता है। तो इसहाक डार भी इस वक्त इसमें एक मुल्जिम है और मुल्जिम होने की वजह से वो गवाहान तो इसमें गवाही जो पेचीदा मामला है, नहीं, कोई पेचीदा नहीं, है इसमें सिर्फ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। वो इसहाक डार ने जो एक 45 सफ़े की स्टेटमेंट दी, एक अकाउंट की तफसील दी, वो अकाउंट्स कोर्ट में आएंगे और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से नाज़रीन वापस आते हैं तो बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब से हुकूमत को कोई ख़तरा तो महसूस नहीं होने लगा कि वो मुतबादल हो सकते हैं। आजकल वो बड़े मुतहरक भी हैं, सफ़ीरों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। बात होगी इस पे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से, जिन्हें हुकूमत ने बैरून मुल्क तो नहीं जाने दिया और अब उनके खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस में हुकूमत कह रही है नए हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। असर इसकी दोबारा से तहकीकात होंगी, लेकिन कुछ सहाफ़ती और सियासी हलकों के अंदर ये चीज़ें भी चल रही हैं, इस तरह की डिस्कशन भी चल रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बड़ी सीरियस थ्रेट पोज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनके मुतबादल की हैसियत से। आजकल बड़े मुतहर्रिक भी इस्लामाबाद में बड़े सफ़ीरों के साथ मुलाकातें भी करते रहे। पिछले हफ्ते आज भी वो फ़लस्तीन की एम्बेसी में गए हुए थे। तो इस पर सेनेटर ओनबाज साहब, गवर्नमेंट थ्रेटन तो नहीं फील कर रही शहबाज शरीफ साहब से? वो जो खान साहब कहते हैं मेरा मुतबादल कोई नहीं है, मुतबादल फिर से कोई आ गया सामने। आई डोंट एग्री जी। उसकी वजह बड़ी लॉजिकल सी है कि आज से तकरीबन कोई 1-1.5 माह पहले जब पीपल्स पार्टी ने एक कोई मूव करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त पंजाब के हवाले से जब ये खबरें आई थी तो हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से खबर आ रही थी कि शायद वो चीफ मिनिस्टर के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। तो उस वक्त जो सबसे बड़ी रिजेंटमेंट आई थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई थी। तो विद इन द पार्टी रैंक्स मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब का आपस के जो इख्तलाफात हैं वो सारी दुनिया जानती है कि कभी भी मरियम नवाज शरीफ हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड करने की पोजीशन में आगे नहीं जाने देगी। सो शहबाज शरीफ साहब का पॉलिटिकली स्ट्रांग होना या मूव आगे फर्दर करना, एम्बेसडर्स को मिलना, हमसे ज्यादा खतरे की घंटियां तो नून लीग के लिए बज रही हैं। सो आई डोंट पर्सनली बिलीव दिस बाय दिस आर्गुमेंट कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि उनकी मूवमेंट्स की वजह से हम जरूर ये कॉन्शियस है कि एक ऐसा चोर जिसके ऊपर इतने बड़े इल्जामात हैं और जिसकी गारंटी के ऊपर एक भाई ऑलरेडी इश्तिहारी करार हो चुका है, प्रोक्लेमेशन इशू हो चुकी है, वो ऑलरेडी लंदन में कोरोना की वजह से छुपा बैठा है, कहीं ये भी उसी आड़ में जाके यहां से चले गए तो पीछे फिर हमारे पास गवर्नमेंट के पास या हाई कोर्ट के पास क्या स्टेक्स होंगे उनको वापस लाने की एक रिटर्न टिकट के अलावा, और हमारे पास बचता ही क्या है? तो इसके अलावा और कुछ कॉन्शियस नहीं हो सकता। आई थिंक नून लीग को इसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए बजाय हमारे इश्यूज के। अली परवेज साहब, शोर तो वैसे ज्यादा गवर्नमेंट ने इस पर बचाया हुआ, लेकिन आप बता दें कि ये वाकई में ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब के अगर वो उनका कुछ चांस बनता है तो ज्यादा खतरा उन्हें PMLN की तरफ से है, किसी और जगह से नहीं है? हर जगह से क्लियरेंस मिल जाएगी, मियां नवाज शरीफ क्लियरेंस नहीं देंगे PM बनने के लिए। समर भाई, मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
मेरी आपसे मुदबाना गुजारिश है, पहले सेगमेंट की जो रिकॉर्डिंग हो ना, सेनेटर साहब को भेज दीजिएगा। उन्होंने आपके सामने कहा कि मैंने इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पहले सेगमेंट में कहा कि जो परमिशन जो शहबाज शरीफ साहब को ट्रैवल की दी गई है, उसके फैसले के अंदर जजों ने ये वहाँ पे रूल किया है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई किकबैक इन्वॉल्व नहीं है, कोई टीटी उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी फंड्स की कोई खुर्द-बुर्द का मामला है तो एक बायलैटरल डिस्प्यूट है। तो मैंने सिर्फ ये गुजारिश की थी, शायद सेनेटर साहब उस वक्त नोट्स बना रहे थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं आपसे माजरत कर लूं, मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि 20 साल पुराने यहाँ पे रेफरेंसेस को बहाल किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से गलत था। वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने यकीनन ठीक कहा कि 30 साल पुराने रेफरेंसेस को ये आज यहाँ पे बहाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने गंदा नाला क्या बाकी रेफरेंसेस बनाए थे वो इनकी उन मामलात के ऊपर मुंह की खानी पड़ी है। तो ये और जो नए ये बात करते हैं, आपने इनसे बार बार पूछा कि भाई बताएं आपके सामने कौन सी नए शवाहिद आ गए जिनके बेसिस के ऊपर आप ये इन्वेस्टिगेशन खोलना चाहते हैं, उनका कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ जजों के ऊपर पगड़ियां उछालने का इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने आके जजों के बारे में क्या कहा है कि जिन लोगों ने रिलीफ दी है उनकी ऑफशोर प्रॉपर्टियां मिल रही हैं, तो इन चीजों के ऊपर तो जुडिशरी को खुद नोटिस लेना चाहिए और इनको कंटेम्प्ट के लिए बुलाना चाहिए कि जी जब इनके खिलाफ कोई फैसला है तो ये इस तरह से उनकी पगड़ियां उछालते हैं। अब इन्होंने कहा कि अली परवेज साहब, आपको क्या लग रहा है? रही थी तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हुदैबिया पेपर मिल्स केस बहाना है? असल जस्टिस काजी फायद साहब असल निशाना है? आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। मैं पहले नहीं मैं पहले जरा जवाब दे दूं, फिर आपके नए सवाल पे आ जाऊंगा। इन्होंने कहा कि जी हमें पंजाब की, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा फिक्र है कि यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं इनके वसीम अकरम प्लस के नीचे, तो ये चाहते थे कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बन जाएं। तो यकीनन इनको ये भी तो पता होगा ना कि हमारे वोट्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 7 सीटें ऐड कर लें, उसके बाद आप 4 के 4 आजाद एमपीए जो हैं और एक राहे हक पार्टी का जो एमपी है उसको हमारे साथ जोड़ लें, तब भी हमारी पंजाब के अंदर वोट पूरे नहीं होते इनकी हुकूमत गिराने के लिए। तो जरा इनसे हिसाब तो पूछ लीजिएगा कि इनको जो हमारी पार्टी की तकलीफ है वो किस बेसिस के ऊपर चलें। अच्छा, अब जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो मेरे ख्याल से ये शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगा कि ओपन बैलेट होगा कि सीक्रेट बैलेट होगा, और उसके बाद डिफेक्शन क्लॉज लगेगी कि नहीं लगेगी और क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, समर आप नहीं जानते, मुझे बता दो। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी जो शहबाज शरीफ साहब से आपने पूछा कि ये थ्रेटेंड फील करते हैं कि नहीं करते, तो मेरा उसके लिए बड़ा आसान जवाब है समर मियां, आप मुझे बता दो कि इमरान खान साहब को ये उस्मान बुज़दार साहब इतने क्यों पसंद है। मेरी नजर के अंदर उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक आदमी है जिसके मुकाबले के ऊपर जब ये अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं तो इनको बहुत अच्छी लगती है। शहबाज शरीफ साहब का जब नाम लिया जाता है तो इनको उनकी परफॉर्मेंस मुंह चढ़ाती है। आप जो ये एपिडेमिक, ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है, इसके ऊपर ही सूरत हाल देख लो। डेंगू आया, शहबाज शरीफ साहब ने रात दिन अनथक मेहनत करके टेस्टों की कीमतें सस्ती करवाई, डॉक्टरों को बाहर से बुलवाया। ये आज तक शौकत खानम के अंदर 6,500 रुपए का टेस्ट करवा रहे हैं कि वहां पे गरीब आदमी को टेस्ट कर नहीं सकता। वैक्सीन आज तक 20-25 लोगों को वैक्सीनेट किया है, बांग्लादेश 80 लाख बंदों को कर चुका हुआ है। इनसे बातें ट्विटर सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्जी करवा लो, परफॉर्मेंस कोई नहीं देनी। सस्ते बाजार के बाहर खड़े होकर लोगों की तजलील कर सकते हैं। आप बिलावल साहब वाला मशवरा मैं रिस्पॉन्ड कर दूं सर? जी क्विकली कर दे, फिर मैंने आमिर बात सर छोटी सी बात कह दूं। अब क्योंकि कोर्ट की डिसीजन की बात आ रही थी, मैं थोड़ा दोबारा ये क्लियर कर दूं कि कोर्ट ने जब इनको बेल दी थी उसमें तीसरे पॉइंट के ऊपर जिस पे डिस्कशन हुई थी वो ये बेल दी गई थी कि नैब ये साबित करने में नाकाम रहा है कि जो उनके खवातीन के अकाउंट्स या फैमिली मेंबर्स के जो अकाउंट में पैसे आए थे वो उनके डिपेंडेंट्स हैं या नहीं है, और उस पैसे का इस्तेमाल शहबाज शरीफ साहब ने किया या नहीं। अब 7 गवाहन के बाद अभी प्रोसेस तो चल रहा है और किसी को जमानत देने से यकीनन वो बेगुनाह साबित नहीं हुआ। और हमने या नैब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सिर्फ ट्रायल और बेल का फर्क बता दें। मलिक साहब होल्ड ऑन यार, लेट्स हैव प्लीज समझ लीजिए। सिर्फ आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जरा गौर से पढ़ लीजिए। मैं 3 इंटरप्ट किया था बीच में देता हूं उनकी। नहीं, मैंने नहीं इंटरप्ट किया। जो हुसैन नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को V8 प्राडो जो दी थी, उसके 50 लाख रुपए जो उन्होंने वो इस नुसरत शहबाज के अकाउंट में से विड्रॉ किए या नहीं किए। ठीक है, एक सेकंड सर। तहमीना दुरानी साहिबा को 2 विजटरिंग बैंक जो फ्लैट्स दिए थे वो नुसरत शहबाज के अकाउंट में से पैसे निकाले, और 98H जो डिफेंस में फ्लैट उन्होंने नुसरत शहबाज साहिबा ने लिया था वो उन्होंने लिखा था कि मुझे शहबाज शरीफ ने तोहफे में दिया है, वो इसी टीटी में से दिया गया। क्या ये साबित करने के लिए काफी है? मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं
ठीक है। इंतजार अच्छा। कीजिए, जब केस का फैसला होगा चलिए, लग पता राजा आमिर अब्बास साहब ये बता दें कि 110 गवाहान समर भाई, वॉल्यूम, अदालत ये के मामले अदालत में लग छोड़ रहा है दे, कि टीवी के ऊपर तो 2023 फैसले तक नहीं ये होंगे। मामला कंक्लूड हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि आप 120 नैब की अदालतें कीजिए। अगर तो अदालतों की तादाद जो कि ये कह रहे हैं कि 30 तो हम फौरी तौर पे लगा रहे हैं, तो अगर तो तादाद बढ़ जाती है तो फिर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके पास 20 या 10 अदालतें लाहौर में होती हैं और डे टू डे या वीकली बेसिस पे केसेस चलते हैं, क्योंकि ये जो 100 गवाहान की बातें होती हैं, ये अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इसमें से 15-20 ही मटीरियल विटनेसेस होते हैं। बाकी किसी ने कागज़ पकड़े होते हैं, किसी ने रिकवरी की होती है, वो एक किसी काम के नहीं होते विटनेसेस। एक दिन में 4-4, 5-5 भी हो सकते हैं, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए कि जो वकला इसमें अननेसेसरी डिले करते हैं, तारीखों पे तारीखें लेते हैं, उसको रोका जाए। क्योंकि हमने देखा कि वो जरदारी साहब के केस में 1 साल तक तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हो पाया और वो डिले करते रहे। अदरवाइज हुकूमत की अब ड्यूटी बनती है कि वो जो 120 अदालतें हैं वो फौरन से पेशतर लगाएं। लॉ डिवीजन की ये काम है कि उन्होंने वो जजेस लगाने हैं। 1 साल तो ये टीटीज वाले केस हाँ, और इसमें ये करें बात तो टीटीज वाले में कोई जबानी गवाहों का तो कम है। ये कहते हैं कि जी उसमें वादा माफ बन गए हैं, बाकी बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अवाम को अब मुश्किल में देख रहे हैं उनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को। देखिए, मैं तो देख रहा हूं कि बहुत मुश्किल में नजर आ रहे हैं अगर ये FIA केस करेगी, क्योंकि नैब की जो परफॉर्मेंस है उसमें मुश्किल में टीवी पे तो नजर आ जाते हैं, ऑप्टिक्स में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन जब वो जज साहब उनसे पूछते हैं तो तब वो मुश्किल आसान हो जाती है। अगले किसी प्राइम में हम इसकी वजह जानेंगे कि ऐसा क्या है कि नैब इस मामले पे शायद इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिवली ना बढ़ा सके, लेकिन FIA से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन FIA का मसला एक और भी है, ड्रॉबैक के वहाँ जो रिमांड है वो 14 दिन का मिलता है, नैब में 90 दिन का मिल जाता है। बहरहाल प्राइम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे। मेहमानों का शुक्रिया, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नहीं ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो तुलबा के मसाइल पर बात करेंगे। वो बड़े परेशान हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दर्शक नाज़रीन। अब बात हो जाए, हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। ईद आ रही है, हर कोई ईद के वाले से एक्साइटेड है, खुश है कि ईद आ गई है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देना है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका ईद वाले दिन भी एग्ज़ाम है, और शफकत महमूद साहब से, वज़ीर तालीम से, ये बच्चे बार बार उनको ये अपील कर रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी बजाय जो जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रेडिक्टेड ग्रेड्स हैं, SAGs हैं, उनके तहत बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं आ रहा? अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते श्रीलंका ने किया है, वो एग्ज़ाम से स्विच किया उन्होंने स्टूडेंट SS ग्रेड्स पे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा। मुझे कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है जो कि स्टूडेंट्स हैं, बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, रादर आई वुड से। हमें इस्लाम स्टूडेंट में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला बिन उमर जो कि O लेवल्स के स्टूडेंट हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहीर कुरैशी जो कि A2 के स्टूडेंट हैं, और हमें ज्वाइन कर रही है समन ज़ारा जो कि 12th क्लास की तालबा है। ये बोर्ड में इन्होंने मैट्रिक में 1100 में से 1069 नंबर लिए थे, 97% मार्क्स। बड़े ब्राइट सारे स्टूडेंट्स हैं। और हैदर अली जो कि A2 के स्टूडेंट हैं, इनका एडमिशन भी हुआ है एक अमेरिका के एक रिनाउंड कॉलेज में, लेकिन अगर इनका A2 में अच्छे रिजल्ट खुदा न खास्ता नहीं आते तो इनका वो एडमिशन ज़ाया हो सकता है। सबसे पहले आप बताइएगा जी मुझे अब्दुल्ला बिन उमर, क्या परेशानी आपको इस वक्त एग्ज़ाम के वाले से, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इनिशियली जब मेजर एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो मैं उन स्टूडेंट्स में से था जो इन एग्ज़ाम्स को फिज़िकली देने के हक़ में थे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अक्टूबर-नवंबर के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया तो मैं ऑफ कोर्स SAGs के लिए ही ऑप्ट करना पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि O लेवल्स और A लेवल्स के अंदर ठीक ठाक फ़र्क है। O लेवल क्योंकि मेरे अपने जो टीचर्स हैं उन सब ने भी हमें यही बताया हुआ है कि O लेवल्स के अंदर आपको हमेशा सरफेस लेवल तक कॉन्सेप्ट्स को आप टच करते हैं और इंडिपेंडेंटली इतना पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन A लेवल्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। इसके अंदर आपको हर चीज़ को बिल्कुल ही डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैम्ब्रिज भी एक्सपेक्ट करती है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ज़्यादा पढ़ें।
तो जब हम अपने ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे और एट द सेम टाइम ए लेवल्स को पढ़ेंगे जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो हमारे लिए तो वैसे ही टाइम बच जाएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम 3 साल में पेपर देने के आ रही थे ओ लेवल्स के लिए, लेकिन ए लेवल्स के अंदर हमें 2 साल के अंदर पेपर देने होते हैं। और जब उस टाइम में से भी आप टाइम निकाल रहे हैं, हमारा 3-4 महीने निकाल देंगे, तो फिर टाइम कम है। हैदर अली, आप बताइएगा, आप तो एडमिशन भी कंडीशनल आप ले चुके हैं एक इंटरनेशनल रिनाउंड कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। इस वक्त क्या आपकी तैयारी है? A2 के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और गालिबन ईद वाले दिन भी आपका एग्ज़ाम है? जी सर, बिल्कुल। मेरा एक्चुअली इस वक्त यूएस से बाप्सन कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, जो पिछले 22 साल से नंबर 1 पे है। सर एक्चुअली इशू ये है कि यस, ईद के दिन भी पेपर है, एक्चुअली मेरा कल भी पेपर है एंड ईद के दिन भी पेपर है। सर इसमें इशू ये है, सिंपली मैं आपके आगे टोटल सिंपल पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, बिकॉज अगर हम खुद कहें तो शफकत महमूद साहब हमें कह देते हैं कि हम फ्री ग्रेड्स लेना चाह रहे हैं। Well, you know, HSN College, Beacon House, Roots, every renowned college in Pakistan has asked for teacher assessed grades. देखें, हम जब A levels करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स फीस देते हैं, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हमारे स्कूल्स हमें डील करते हैं, ब्रिटिश काउंसिल में हम एग्जाम्स देते हैं। इस सब केस या इस सब सिनेरियो में शफकत महमूद साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। Then how does he get to decide कि हमारा फ्यूचर क्या है या हम कैसे करेंगे? टीचर्स सपोर्ट में है, स्टूडेंट सपोर्ट में है, पेरेंट्स सपोर्ट में है, हम खुद सपोर्ट में है, सारे ही SAGs के सपोर्ट में है। इट्स लाइक एज इफ शफकत महमूद साहब डज नॉट वांट इट, उन्होंने बस कह दिया तो कह दिया। अब सर इसमें यह है कि मेरा तो एडमिशन हो चुका है बाप्सन कॉलेज। अब उन्होंने मुझे कंडीशन दी थी कि मुझे A's चाहिए, स्ट्रेट A's। अब इसमें यह है कि सर एक एग्जाम का दिन है, पिछला पूरा साल आप जानते हैं हमने जैसे पढ़ाई की, तो अब अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मैं स्ट्रेट A's, मेरी कितनी तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आई थिंक कि आई होप कि मेरे A's आ जाएं, बट इन केस अगर मैं एक पेपर फ्लूक करता हूं तो मेरा वो रिजल्ट बहुत बहुत बैडली इफेक्ट होगा। एंड सर इसमें मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि मेरी ये रीजन जो बाहर जाना पड़ रहा है मुझे, ये मैंने खुद नहीं क्रिएट की, ये मुझे पाकिस्तान ने ही क्रिएट करवाई है। सर मैं ओ लेवल्स करके आया हूँ दुबई से ओ लेवल्स करने का मतलब है मेरे पास पाकिस्तान स्टडीज नहीं है। वो दुबई 8 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं आपको ओ लेवल्स में, मेरे ओ लेवल वाले भाई इस बात से एग्री करेंगे, 8 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। उसकी अब ये है कि 8 सब्जेक्ट्स में मुझे पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और उर्दू कंपलसरी चाहिए पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं चाहिए। मेरे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में 8 सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। पाकिस्तान में आप ये 3 नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान में एडमिशन नहीं ले सकते। अब मेरे पास ये 3 नहीं है तो मेरे माँ बाप को मुझे फोर्सफुली बाहर भेजना पड़ रहा था। ये वो भी चाहते थे कि मैं भी इधर नस्ट में दाखिला ले लूं, ठीक है, इस्लामाबाद ही पढ़ूं, बट अगेन वो मुझे बाहर भेज रहे हैं इस वजह से। एंड देन शफकत महमूद साहब कहते हैं कि जी हमारे साथ बच्चों 50 लाख बच्चों का क्या करेंगे। सर हम जब से कैम्ब्रिज के एग्जाम्स दे रहे हैं, एक बात बड़ी कांस्टेंट है या एक बात बड़ी सिंपल है कि हमारे 10% ग्रेड्स रिडक्शन होती है जब हम IBCC से इक्विवेलेंस लेने जाते हैं। तो उसके बारे में शफकत साहब की क्या राय है? वो जो 10% इक्विवेलेंस रिडक्शन करते हैं वो तो नहीं होता। ठीक है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम जिन बच्चों ने देने हैं वो भी बड़े परेशान हैं और तकरीबन 50 लाख बच्चे हैं जिनकी शफकत महमूद साहब वजह भी बताते हैं कि ये वो बच्चे हैं कि इनकी वजह से हमें ओ लेवल्स के हाल होते हैं, ए लेवल्स के एग्ज़ाम लेने ही लेने। तो शफकत साहब की वजह सुन लेते हैं, वो क्यों एग्ज़ाम पर बज़िद हैं, ज़रा सुन लीजिए। पहले क्योंकि सारा शोर था कि सेहत का प्रॉब्लम था, जब सेहत का मसला हमने हल कर दिया तो अब ये ग्रेड्स का मसला शुरू हो गया। पिछले साल जब ये सारा मामला हुआ था तो इतने ज्यादा उसके अंदर गड़बड़ हुई, उसके अंदर शिकायतें आई, इन्फ्लेटेड है, सिफारिशें, पता नहीं क्या कुछ चला, करप्शन की स्टोरीज भी आई। जितने भी हमारे तालीम के वुज़रा थे वो सारे उन्होंने ये फैसला किया कि इस दफा बच्चों को इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं देने। 50 लाख बच्चा मैट्रिक का और FA का और 9, 10, 11 का इम्तिहान दे रहा है, तो उनका क्या कसूर है कि उनको इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं होंगे। जी, अब ये जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बना सके, और ये बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम की वजह से बड़े परेशानी होकर हमने कोर्स कवर नहीं किया। समन, ज़रा आप बताइएगा कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे और अभी जब आप 12th का एग्ज़ाम देने जा रही हैं, मिड जून में आपका होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी है, कितना कोर्स आपने कवर किया है? यस सर। सर वैसे am I audible enough? मेरी आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है आवाज़। यस सर। सर आई स्कोर्ड 1069 मार्क्स इन मैट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब आप सबको पता है कि सर ड्यू टू कोरोना हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं वो बेयरली 2 months ओपन रहे हैं, जिसकी वजह से सर हम ऑफ कोर्स कॉलेजेस भी बहुत कम गए हैं। अब सर बात सारी इतनी है कि हमें
3 महीने पहले हमारे मोस्ट ऑनरेबल सर शफकत सर ने छुट्टियां देती थी, जिसकी वजह से सर हम अपनी टेस्ट सीरीज़ जो हमारी बेसिकली कोर होती है सारी प्रिपरेशन का, वो हमें दरमियान में छोड़नी पड़ी थी। और सर जब हमारे अब जैसे आपने सिलेबस का पूछा है, तो आई एम फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, उधर भी हमारा सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट सर। हमारे पाक स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू सर, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं तकरीबन जिनको कितने हमने परसेंट तवज्जो आपने से सिलेबस कवर किया? सर अगर हम सर देखिए, सिलेबस कवर करवाना फॉर फैकल्टी एंड फॉर टीचर्स इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, अगर आपके पास 1 महीना भी है तो। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट सर। अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आई एम 0.001%, लेकिन सर अगर आप सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारा सिलेबस कितना कवर हुआ, तो बेसिकली सर 80%, 85%, लेकिन उसमें हमारी कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, हमने पढ़ा कितने तवज्जो से सर, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और सर उसमें तो हम कहीं भी नहीं लाई करते। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि मेन इशू है कि कोर्सेज कवर नहीं हुए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जाम आपका हर सूरत में होना ही होना है। तो अब एक और मेरे साथ स्टूडेंट है, उनका नाम है जी शहीर कुरैशी, ये भी A2 के स्टूडेंट है और इनके पास भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के पास इनके कंडीशनल एडमिशन इनके पास है, लेकिन इनका मसला भी यही है कि इन्हें एग्ज़ाम में अपीयर होना है हर सूरत में, और एग्ज़ाम में अगर ये अपीयर होते हैं तो इन्हें ख़तरा है कि इनका स्कोर या इनके ग्रेड्स वो नहीं आ पाएंगे जो रिक्वायर्ड हैं, और इन्हें इस बात की फ़िक्र है कि शायद ये अपना एडमिशन लूज़ कर जाएँ। तो शहीर से बताइएगा शफकत साहब, क्या बात आपकी ऐसी है, क्या ऐसा मसला है जिससे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और आपका नुकसान क्या होगा एग्जाम से? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बोले आप। अच्छा, तो समर साहब, पहली बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई मीन A2 स्टूडेंट, मैं रूट्स में पढ़ता हूँ इस्लामाबाद में। ओ लेवल्स में आई गॉट 1 A स्टार इन 7 A's। AS में मुझे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के थ्रू 3 A's मिले थे। मेरी माशाल्लाह से 5 एक्सेप्टेंसेज हैं, किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ब्रूनेल यूनिवर्सिटी लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक एंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, और इन सब यूनिवर्सिटीज सारी इंग्लैंड में हैं, इन सबसे कंडीशनल ऑफर्स हैं। दे रिक्वायर्ड 3 A's। सर ये जो पिछला पूरे का पूरा साल गुजरा, आपको अच्छे तरीके से पता है कोविड किस तरह की पीक पे चढ़ा है। हमारे 2 से 3 लॉकडाउन हुए हैं, मुश्किलों से 2 हफ्ते हमारी क्लासेस हुई हैं, मेजॉरिटी बच्चों के सिलेबसेस इनकम्प्लीट थे। और सर मैं तो उन बच्चों में से हूँ जिनकी फैमिली को पूरा कोविड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो जब ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही होती थी तो मैं फार्मेसीज में होता था, फिर मेरी फैमिलीज में सेवरल डेथ्स हुई थी, जिसकी वजह से मेरी एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल नील थी। और मुझे पता था कि खुदा न खास्ता भी अगर मैं एग्जाम देता हूँ तो मैं एक स्ट्रेट एज वाला स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट इवन गोइंग टू गेट C's एंड D's, जिसकी वजह से मैंने अपनी एंट्री शिफ्ट करवा दी अक्टूबर नवंबर के अंदर। क्योंकि सर कैम्ब्रिज की एक पॉलिसी है कि जो आपका AS का रिजल्ट है वो 13 मंथ से ज्यादा वैलिड नहीं होता, बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट वो पॉलिसी एक्सटेंड हो गई है। लेकिन खुदा न खास्ता मैं अभी अगर एग्जाम्स देता और मेरे बुरे रिजल्ट्स आते तो मुझे कॉम्पोजिट देना पड़ता। तो जो मैंने AS का मुझे रिजल्ट मिल चुका है उसका भी मुझे फिर से एग्जाम देना पड़ता, नया एग्जाम भी देना पड़ता, नई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती, फिर से क्लासेस लेना पड़ती। तो ये सारे का एक फाइनेंशियल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है फैमिलीज पे, जिनकी फैमिलीज के फैमिली मेंबर्स जितने जा चुके हुए हैं और जिन्होंने ऑलरेडी पूरा साल फी पे की हुई है। अब मेरी तो वो 5 एक्सेप्टेंसेस ज़ाया हो गई हैं। अब आई एम गोइंग टू ईमेल दोज यूनिवर्सिटीज जहाँ से मेरी एक्सेप्टेंसेस आई हैं, और मैं दुआ करूंगा कि वो थोड़ा कॉम्पनसेट कर दें और मुझे स्प्रिंग सेशन में शिफ्ट कर दें। बट आप देखें, शफकत साहब ने और राजा यासिर साहब, जितने भी एजुकेशन मिनिस्ट्री में लोग प्रेजेंट है, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूँ, बट वो रीजनिंग हमें ये देते हैं कि हम FSC और मैट्रिक के 50 लाख बच्चों के बारे में क्या करेंगे। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पिछले साल आपको पता था, पिछले साल तो आपको पता ही नहीं था ना कि कोविड की सिचुएशन क्या है, कोविड क्या होता है, तब आप इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बना सके थे। बट यू हैड 1 कंप्लीट ईयर। आपको अभी भी नहीं पता, शायद अक्टूबर नवंबर में कोविड की सिचुएशन ज्यादा बुरी हो। अब अगर ये 3 लाख बच्चों का OA लेवल्स के बच्चों का एग्जाम नहीं दिलवा सके, तो ये 50 लाख मैट्रिक FSC के बच्चों का एग्जाम इतनी बुरी कोविड सिचुएशन कैसे दिलवाएंगे? ठीक है, यही अगर यही आपके स्टूडेंट SS ग्रेड्स आपको दे दिए जाते तो फिर आपका एडमिशन ज़ाया ना होता। और सर ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी है, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक FSC के बच्चों के लिए इस तरह सिस्टम ही बनाया। इसमें कैम्ब्रिज के बच्चों की तो कोई गलती नहीं, हमें तो एक दी दी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम स्टूडेंट्स का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और यकीन तौर पे ये शफकत महमूद साहब अगर सुन रहे हैं इन बच्चों की अपील, इनकी दुहाई, ये यही कह रहे हैं कि अगर एक सहूलत अवेलेबल है स्टूडेंट SS ग्रेड्स की तो वो दे दीजिए, और जहाँ बोर्ड के अंदर भी कोई मैकेनिज्म बनाइए ताकि बच्चों का तालीमी कैरियर जो है वो मुतासिर ना हो, ज़ाया ना हो। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।